अच्छा, उन 25 लोगों में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक माइनॉरिटी। तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम 15 लोगों के लिए बनाया गया। ये जो हमारे भाई हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, जिनको पूरी लाइफ में इज्जत नहीं मिली, इनके लिए एक बैंक क्यों नहीं है जो इनकी मदद करे? कि हम स्पेशलाइज्ड बैंक बनाएंगे सिर्फ इनके लिए। तो पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क का यह मतलब है, हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी की मदद करने का। हमारा काम 5%, 10% आबादी की मदद करने का नहीं है। वो सरकार का काम हो ही नहीं सकता। और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 21वीं सदी है, हमें डेटा चाहिए। डेटा ही नहीं। आप नोट कीजिए, मैंने 2 चीजें कही हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे। और 50% का जो बैरियर है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, फ्रैंकली बोलूं तो, इसको उड़ा देंगे। ये 2 चीजें मैंने कही। मगर उसके बाद मैंने आज तक, सुनिए, आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। उल्टा हो जाता है, लैटरल एंट्री हो जाती है। लैटरल एंट्री हो जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, लैटरल एंट्री में आपको 90% का कोई नहीं मिलने वाला। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है, मैंने भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली है। अच्छा, अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी में 90% भी आती है मैडम, आती है। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे। और ये देश को चलाते हैं लोग।
और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे, और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार है, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर है, वही एक्सपर्ट है, वो 5-6 लोग हैं, वही बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है। भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। अच्छा, आप एक और बात नोट कीजिए, किसी की टांग टूटती है, वो कहता है भैया मैं अस्पताल में जाके एक्सरे करना चाहता हूं। कभी कोई उससे कहता है नहीं करो एक्सरे, कभी कोई नहीं कहेगा ना कि भैया एक्सरे मत करो। वो चिल्ला रहा है कि भैया मेरी टांग टूटी है, लोग कह रहे नहीं एक्सरे मत करो। बट यहां ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं जाति जनगणना करना है, एक्सरे करना है, सारी मीडिया वाले कह रहे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मतलब हमने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये बोला कि भैया हमें डेटा चाहिए, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, और कौन सी संस्थाओं में बैठे हैं, बिजनेस में कितने हैं, बॉलीवुड में कितने हैं, मिस इंडिया में कितने हैं। बस अब पता लगाना चाह रहे हैं। सारे के सारे मीडिया वाले, मोदी जी कहते हैं नहीं भैया पता नहीं लगाओ, देश को बांट रहे हो। भाई 90% की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो देश को बांट रहे। कैसे देश को बांट रहे? मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया 90% लोगों के पास भागीदारी है, हाँ या ना, चेक करो। कहते नहीं देश को बांट रहे हो। तो जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, फ्री मीडिया हो, जुडिशरी हो, ये सारी की सारी संस्थाएं कहां से है? ये इधर से है। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगी, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है। ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी सबसे ज्यादा रक्षा आप लोग करते हैं। इसकी रक्षा गरीब करते हैं, किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग इसकी रक्षा ये करते हैं। अदानी जी इसकी रक्षा नहीं करते। तो जाति जनगणना जो है, जिसको कास्ट सेंसस कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्वे जो हम करवाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल सर्वे जो हम कराना चाह रहे हैं, वो सब इसकी रक्षा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने 90% को भागीदारी नहीं दी और 90% को हमने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया, तो ये नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये पैरेलल ट्रैक है। मुझसे किसी ने पूछा, आप संविधान की बात कर रहे हो और आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो और आप रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा ये तीनों एक ही चीज, ये दोनों जो चीजें हैं इसको बचानी। क्योंकि अगर हम देश में 90% लोगों को भागीदारी नहीं देंगे तो ये नहीं बचने वाला।
और हमारा लक्ष्य इसको बचाने का है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है, किसानों का, मजदूरों का ये प्रोटेक्शन है। इसके बिना जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मुंह में आता था कर देते। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया। और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है। हम उस आवाज को सुन रहे हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो सपने देख रहे, ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। आपके साथ देखिए, मैं आपको अपने एक बात बताना चाहता। देखिए, मैंने अब 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और एक प्रकार से काफी सीखने को मिला मुझे। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं कि इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते, उन्होंने मुझे सिखाया। तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है, उधर देखो, वो नहीं। तो एकदम मुझे पता लग जाता, मैं सुबह उठता हूं, क्या नहीं करना, उधर देखता हूं, अच्छा वो नहीं, ऑटोमेटिक वो मेरी ओर देखते हैं, कहते हैं भाई क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा मतलब। तो ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आइडियोलॉजिकल है, खून की पता नहीं कौन सी लड़ाई है, बट ये मतलब शायद पता नहीं कब से चल रही है और ये खत्म नहीं होगी। मगर हर राजनेता के लाइफ में, हर में नहीं मगर जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं करता, ये आप मुझे इसलिए इंटरेस्ट नहीं। मैं पता क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है,
एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने की औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। मैं अपनी साइकोलॉजी, थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं। मैं छोटा था, सुनिए थोड़ी सी मैं आपको, तो हुआ क्या, एक दिन एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, लव यू ब्रदर, एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट है, तो आप वो मेरे पास आए, जो मैंने आपको अभी बोला ना, नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी, एक सेकंड भाई, आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट, और उन्होंने मुझे कहा राहुल जी, मैं पाकिस्तान के नेता थे, पता नहीं मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाके मिला, और मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने, पता नहीं मुशर्रफ था या कौन था, मुशर्रफ ने कहा क्यों, और जर्नलिस्ट ने कहा कि क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करा दोगे तो सदियों के लिए लोग आपका नाम याद रखेंगे। लॉजिक ये थी, मैं सुन रहा था, मुझे बता रहे थे, मतलब कि आपको नाम याद रखवाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई। यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी, जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ, नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें।
मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता, मैं काम करने के लिए करता हूं। मुझे याद से आके कुछ नहीं करना। वो ये जो याद वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो मुझे, मेरी थिंकिंग है कि हिंदुस्तान के 90% की जो शक्ति है वो हिंदुस्तान को बनाने में लगे। पूरा इंजन स्टार्ट हो, 10 के 10 सिलेंडर चले और लोगों को मजा आए कि भैया हिंदुस्तान है, इसमें भागीदारी है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें आदर है और हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।